आज के टॉपिक में देखेंगे व्हाट इज़ ड्रामा, ओरिजिन ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा एंड लास्ट के ऊपर राइटिंग अबाउट ड्रामा अकॉर्डिंग टू एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग भी देखेंगे। एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर आज का हमारा टॉपिक राइटिंग अबाउट ड्रामा है। तो इसकी तरफ बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ड्रामा, ड्रामा क्या चीज़ होती है, ताकि फिर हम ड्रामा के एलिमेंट्स और इसकी जो टाइप्स हैं इनको अच्छे से समझ सकें। तो ड्रामा बेसिकली एक इमिटेशन है, एक कॉपी है हमारी ज़िंदगी की, यानी ड्रामा इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। जिस तरह से सोसाइटी के अंदर चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं, उसकी एक कॉपी नकल उतारी जाती है और फिर कुछ करेक्टर्स उसको स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं कि इस तरह से जी ये ट्रेजेडी ड्रामा, ये कॉमेडी ड्रामा है। तो फिर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है स्टेज के ऊपर, तो बेसिकली वो हमारी जो असल जिंदगी है, रियल लाइफ है, उसकी एक कॉपी ही कर रहे होते हैं ना। यानी ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। और इसके अलावा ड्रामा परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ये ड्रामा की लाजमी शर्त है कि ऑडियंस के सामने इसको परफॉर्म किया जाएगा स्टेज के ऊपर। देखिए नॉवेल्स भी तो है ना, उसके अंदर भी पूरी स्टोरी होती है, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उन्हें स्टेज के ऊपर परफॉर्म्स नहीं किया जाता। और इसको जो है, इसके अंदर भी पूरी स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो इसलिए इसको ड्रामा कहते हैं और ये इसकी लाजमी शर्त है कि इसको ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस करवाया जाए। और ड्रामास भी दूसरे लिटरेरी वर्क की तरह या तो फिक्शन बेस्ड होते हैं, यानी इमेजिनेशन पर उसकी स्टोरी बेस कर रही होती है, या तो फिर वो रियलिटी बेस्ड होते हैं, यानी ड्रामा के अंदर जो स्टोरी परफॉर्म करवाते हैं स्टेज के ऊपर कैरेक्टर्स के जरिए से, तो या तो वो हकीकत पर मबनी होती है, यानी किसी की ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरी होगी जैसे उन्होंने एक ड्रामा परफॉर्म करवा दिया असल में, या फिर वो इमेजिनेशन बेस्ड होती है, यानी कि उसे कहते हैं फिक्शन बेस्ड। और इसके अलावा ड्रामा से रिलेटेड आपने ना ये बात तो याद रखनी है कि जितने भी दूसरे लिटरेरी वर्क्स हैं, इनके अंदर सिर्फ जो वर्बल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिर्फ लिखा जाता है। जैसे पोइट्री को देख लें, लिखा ही गया ना, नॉवेल्स भी, शॉर्ट स्टोरी भी, नोवेला भी, ये तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं, यानी इसके अंदर वर्बल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो ड्रामा है इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। यानी एक होती है ना बॉडी लैंग्वेज, यानी एक्टिंग करना, एक्टिंग करके दिखाना, वो होगी नॉन वर्बल लैंग्वेज। और जो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी जाती हैं उसे कहते हैं कि ये वर्बल लैंग्वेज है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कौन सा ऐसा लिटरेरी फिगर है जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो वो ड्रामा ही है। इसके अंदर स्क्रिप्ट्स भी लिखी जाती हैं और इसके अलावा जो एक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हुए इन्हें इंटरटेन भी करते हैं। ड्रामा को एक मीडियम के तौर पर भी लिया जाता है क्योंकि इसके जरिए से हम ऑडियंस को कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, यानी कि इट इज़ अ इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ कन्वे द मैसेज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। वो मैसेज हमारा कोई भी हो सकता है। इसी तरह एक फेमस लिटरेरी फिगर जॉन ड्रैडन ने ड्रामा की बड़ी अच्छी डेफिनेशन की है। वो लिखते हैं, अ प्ले और ड्रामा इज अ जस्ट लिविंग इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर for representing its passion and human horrors and the change of fortune. Fortune means with the luck for delight and instruction of mankind. मीन्स ये कि जॉन ड्राइडन ने भी वही बात की है कि जो ड्रामा है वो कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि ये एक जिंदा इमेज है, ये एक जिंदा तस्वर है जो कि ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करता है और ये रिप्रेजेंट करता है इसके पैशंस को, ह्यूमन लक को, और एक इंसान एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए क्या क्या चीज़ करता है। तो ये तमाम की तमाम रिप्रेजेंटेशन ड्रामा के ज़रिए से करवाई जाती है। तो वही चीज़ जो हमने शुरू के अंदर पढ़ी है कि ड्रामा इज़ एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ये इंसानी ज़िंदगी की एक किस्म की नकल ही उतारी जाती है ताकि ऑडियंस तक एक पैगाम पहुंचाया जा सके। ओरिजिन ऑफ ड्रामा, बेसिकली ड्रामा की शुरुआत 456 टू 525 बीसी के दरमियान ग्रीक सिविलाइजेशन से हुई थी। यानी जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ना, इसके रिलेटेड आपको पता ही है कि इसके अंदर बहुत सारे गॉड्स हुआ करते हैं। यानी जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ना, इन्होंने अपना एक अलहदा से सिस्टम बनाया हुआ है कि इन्होंने हवा का गॉड अलहदा से माना हुआ है, वाटर का, पानी का गॉड अलहदा से है। तो इस तरह से इन्होंने हर चीज़ का एक अलहदा अलहदा गॉड बनाया हुआ है। तो ग्रीक के अंदर एक जगह है एथेंस, तो वहाँ पर एक गॉड थे जिनको गॉड ऑफ इंटरटेनमेंट भी कहते हैं, गॉड ऑफ वाइन भी कहते हैं, और उनका जो ओरिजिनल नेम है वो है गॉड ऑफ डायनेसिस। यानी बाज़ दफ़ा गॉड ऑफ डायनेसिस कह दिया जाता है, बाज़ दफ़ा गॉड ऑफ वाइन कह दिया जाता है, बाज़ दफ़ा गॉड ऑफ इंटरटेनमेंट क्या कह दिया जाता है। अब देखें, ये जो गॉड था ना, गॉड ऑफ डायनेसिस, इसको खुश करने के लिए इसके दरबार में कुछ ड्रामास की परफॉर्मेंस की जाती थी ताकि इस गॉड को इंटरटेन किया जा सके। तो ये जो गॉड था,
इसके सामने फिर ना आकर मुख्तलिफ ड्रामाटिक वो और जगहों से आते थे, ग्रीकली सिविलाइजेशन से कुछ बिलोंग करते थे, कुछ इससे आउटडोर यानी कि दूसरे ममालिक से आते थे, और यहाँ पर आकर ये गॉड ऑफ डायनेसिस के सामने अपने ड्रामास की, अपने वर्क्स की परफॉर्मेंस दिया करते थे थ्रू करेक्टर्स। याद रखिएगा कि करेक्टर्स के ज़रिए से परफॉर्मेंस दिया करते थे, और उस वक्त 3 से ज़्यादा यानी 3 से ज़्यादा करेक्टर्स अलाउड नहीं थे, और जो भी करेक्टर्स होते थे वो अपने चेहरे के ऊपर ब्लैक मास्क लगाया करते थे, यानी उनका फेस नहीं दिखता था। तो इस तरह से गॉड ऑफ डायनेसिस के सामने एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे, और जिसका ड्रामा अच्छा हुआ करता था फिर गॉड ऑफ डायनेसिस उसे इनाम भी दिया करता था। तो इस तरह से जब लोगों को इनाम मिलना शुरू हो गया, पैसे वगैरह मिलते थे, प्राइज़ मिलता था, तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत ज़्यादा ऑथर्स ने अपने वर्क्स को लिखा और गॉड ऑफ डायनेसिस के दरबार में आके उसे परफॉर्मेंस करवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह फिर ग्रीक सिविलाइजेशन से ड्रामा का ओरिजिन हुआ। तो ये ज़रा याद रख लीजिएगा कि ड्रामा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और ड्रामा क्या चीज़ है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। वैसे तो ड्रामा के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, लेकिन एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइटिंग अबाउट ड्रामा, इसके अंदर उन्होंने सिर्फ 2 या 3 एलिमेंट्स ही पूछे हैं। बच्चे बताइएगा कौन से एलिमेंट्स हैं वो? हाँ, अच्छा, एक है जी थीम, एक है करेक्टराइजेशन और एक प्लॉट। ये 3 सिर्फ उन्होंने कहा है कि एलिमेंट्स हमें डिटेल के साथ बता दो, लेकिन ओवरऑल एलिमेंट्स को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, फिर इन तीनों की डिटेल के साथ डिस्कशन कर लेंगे और बाकियों को भी हल्का हल्का सा टच दे देंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर पेपर के अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी पूछ लिए जाएँ या कुछ स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स भी लिखना चाहें तो वो लिख लें। तो नंबर 1 पे प्लॉट, नंबर 2 पे करेक्टराइजेशन, डायलॉग्स, एक्शन, सेटिंग्स, प्रैक्टिकल व्यू और कॉन्फ्लिक्ट और थीम्स। फर्स्ट नंबर पे है प्लॉट। प्लॉट के बारे में हमने कई दफ़ा पढ़ लिया है कि प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द प्ले, यानी एक प्ले के अंदर, एक स्टोरी के अंदर, एक ड्रामा के अंदर जो सीक्वेंस दिया जाता है इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को, कि किस तरह से एक स्टोरी शुरू होगी, फिर किस तरह से वो क्लाइमेक्स पर जाएगी और फिर किस तरह से वो एंडिंग की तरफ आएगी। ये तमाम चीज़ें प्लॉट के अंदर तय की जाती हैं। यानी एक क्लियर स्टार्ट होगा किसी भी ड्रामा का, स्टोरी का। जब क्लियर स्टार्ट हो जाएगा तो देन फिर जो एक्शंस हैं वो राइज होना शुरू हो जाएंगे, राइजिंग एक्शन, फिर उसके बाद वो क्लाइमेक्स के ऊपर जाएगी, यानी अपनी स्टोरी फुल पी के ऊपर चली जाएगी। फिर उसके बाद जो एक्शंस हैं वो फॉलिंग, यानी नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। स्टोरी को माइंड अप करना, यानी बात को जिस तरह से हम कहते नहीं कि लंबी हो गई इसको आप माइंड अप करें, तो फिर बड़े तरीके के साथ उसको माइंड अप किया जाएगा, एक्शंस की फॉलिंग होगी, देन उसके बाद जो रेजोल्यूशन है वो हो जाएगी जिसे हम एंडिंग कहते हैं। यही सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ही है। लेकिन अगर इसको मजीद डिटेल के साथ ज़्यादा लिखना हो तो फिर आप ये कह सकते हैं कि प्लॉट के अंदर ये प्लान्स किया जाता है, ये स्कीम बनाई जाती है कि पैटर्न किस तरह से होगा, तमाम की तमाम स्टोरी को किस तरह से शुरू किया जाएगा। वही बात यानी कि किस तरह से फिर उसको क्लाइमेक्स के ऊपर लेकर जाया जाएगा, फिर उसकी एंडिंग की जाएगी। तो जितना मर्जी घुमा फिरा लें तो प्लॉट बहरहाल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ही है। एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा में सेकंड नंबर पे है करेक्टराइजेशन। मींस के जो एक्टर्स होते हैं ना, जो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हें कहते हैं करेक्टर्स, जो कि एक स्टोरी के, एक ड्रामा के एक्टर्स होते हैं, जो ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस देते हैं, वो एक्टर हो गए। अब इनको ना करेक्टराइजेशन, इन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है। पहले ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी की एग्जाम्पल ले लें कि एक फिल्म जो भी हम देखते हैं तो उसके अंदर एक हीरो होता है, तो वो हीरो के इर्द गिर्द सारी स्टोरी ने घूमना होता है। लेकिन जो हीरोइन होती है उसके साथ उसका भी बड़ा मेन कैरेक्टर होता है, यानी उसके बगैर भी गुजारा नहीं है फिल्म, उसके बगैर भी कंप्लीट कोई नहीं होनी। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हीरो के पेरेंट्स हो गए, हीरो के फ्रेंड्स हो गए, इनके बगैर गुजारा हो सकता है। यानी कि ये जो है ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, इनके अलावा भी फिल्म चल सकती है, इनके अलावा भी स्टोरी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर होंगे तो इनका रोल भी आएगा और स्टोरी जानदार होगी और स्टोरी को आगे बढ़ने के अंदर मदद मिलेगी। तो जो हीरो है वो तो हो गया मेन कैरेक्टर, और जो उसके फ्रेंड्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, ये माइनर कैरेक्टर्स आ गए। और फिर कुछ मूवी के अंदर हमने देखा होगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि चेंज ही नहीं होते, बड़े स्टैटिक रहते हैं। बड़े स्टैटिक रहते हैं मीन्स के चेंज ही नहीं होते। सारी स्टोरी के अंदर उन्होंने जो बात एक दफ़ा कर दी, मतलब एक पुलिस वाले ने कहा मैं रिश्वत नहीं लेनी, तो एंड तक मर जाता है गुंडों के हाथों, लेकिन वो
रिश्वत नहीं लेता, तो ये होते हैं स्टैटिक कैरेक्टर्स, यानी कि ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते, ये अनचेंज्ड, यानी इनका रोल पूरी स्टोरी के अंदर चेंज नहीं होता। लेकिन जो विलन पार्टी होती है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि हीरो को धोखा देने के लिए कभी क्या बात कर देते हैं तो कभी क्या बात कर देते हैं, तो इनको कहते हैं डायनामिक कैरेक्टर्स। यानी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकते हैं, हो नहीं सकते, ये हो ही जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं हीरो को फंसवा देते हैं, फिर हीरो को बड़ी स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इस तरह के विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होने वाले कैरेक्टर्स को डायनामिक कैरेक्टर्स कहा जाता है। और मूवी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनके एक्शंस को समझना बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी बड़े मुश्किल होता है कि ये कर क्या रहे हैं, कभी ये सच बोलते हैं, कभी इनका ईमान जाग जाता है, कभी ये बेईमान हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं ना, सारी फिल्म के अंदर बेईमानियां करते हैं लेकिन आखिर के ऊपर आकर उनका ईमान जाग जाता है, तो वो इस तरह के कैरेक्टर्स को राउंड कैरेक्टर्स कहा जाता है, यानी अनप्रिडिक्टेबल सा होता है इनके एक्शंस को समझना। और बिल्कुल यही सूरत हाल ड्रामा के अंदर होती है। कुछ करेक्टर्स मेजर करेक्टर्स होते हैं, मीन्स के मेन करेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट करेक्टर्स, हीरो करेक्टर्स होते हैं वो ड्रामा के। कुछ माइनर करेक्टर्स होते हैं, जिस तरह से ड्रामा के अंदर उसके फ्रेंड्स पेरेंट्स वगैरह आ गए। और इसके अलावा कुछ स्टैटिक करेक्टर्स होते हैं, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होते। कुछ डायनामिक करेक्टर्स होते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाते हैं। कुछ फ्लैट करेक्टर्स होते हैं, कुछ राउंड करेक्टर्स होते हैं। तो ये इस तरह से ड्रामा के अंदर जो करेक्टर्स हैं इनको कैटेगराइज्ड किया हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा में थर्ड नंबर पे है थीम्स, यानी सर्टेन मैग्नीट्यूड मॉरल, यानी इस सारे ड्रामा को देखने के बाद हमें इससे क्या सबक मिला, क्या लेसन मिला, तो इस चीज़ को कहते हैं थीम्स। अब इसको लिखना किस तरह से है, देखें क्रिटिकली आपने ड्रामा का जो देख लिया उसको फिर राइट डाउन करना है। देखें मैंने जितनी भी एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग की आउटलाइंस आपको पढ़ाई हैं उसके अंदर सबसे पहले रीडिंग वर्ड आता रहा है, लेकिन जब ड्रामा की बारी आई तो यहाँ पर तो राइटिंग अबाउट ड्रामा लिखा है, रीडिंग क्यों नहीं लिखा हुआ जी। तो बेसिकली ड्रामा होता ही कैरेक्टर्स के जरिए परफॉर्मेंस है। देन जब वो परफॉर्मेंस हो जाता है तो फिर हम उसके मतलब अपनी जो राय है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसे लिख सकते हैं। जो ड्रामा होता है उसे रीड आउट करना नहीं होता बल्कि उसको ऑडियंस ने देखना होता है। तो ये भी ज़रा याद रख लीजिएगा। कोई पूछ सकता है कि रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट ड्रामा क्यों नहीं है, तो आपने कहना है कि ड्रामा तो ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है, वो रीड कैसे करेंगे। और सेकंड नंबर पे फिर हम उसके बाद खुद के लिए यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसके थीम्स को डिस्कस कर सकते हैं क्रिटिकली कि यहाँ से ये होना चाहिए था, यहाँ पे ये ठीक नहीं थी जी, प्रैक्टिकल व्यू सही नहीं था, यहाँ से ये थीम को आप डिस्कस कर सकते हैं क्रिटिकली, यानी उसका एनालाइज पूरा का पूरा कर सकते हैं। उसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीचेस आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा में डायलॉग है, यानी डायलॉग मीन्स स्क्रिप्ट्स जो लिख कर दी जाती हैं करेक्टर्स को कि आपने ये बात करनी है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ये नहीं कि वो जो मर्जी बोले जाते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो ड्रामाटिक जो लिखने वाले होते हैं ना, वो स्क्रिप्ट्स लिख के देते हैं कि आपका ये डायलॉग है, आपने इस वक्त पे आके ये वाला डायलॉग बोलना है, फिर आपने आगे से ये रिप्लाई करना है। तो जो कैरेक्टर्स को डायलॉग लिख के दिए जाते हैं ना, इसे स्क्रिप्ट्स कहते हैं। इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स है जिसमें के अंदर मोनोलॉग, यानी कि जब एक कैरेक्टर खुद ही से बात कर रहा होता है, टू स्पीक टू वन सेल्फ, जब कोई कैरेक्टर खुद ही से बात कर रहा होता है तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। फिर सोनी लेकी के बारे में आपने सुना होगा। तो ये तमाम चीज़ें फिर इस डायलॉग के अंदर फर्दर आगे काइंड्स के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा में एक्शंस का नंबर आ जाता है। मीन्स ये कि जो एक्टिंग वगैरह करते हैं ना, सारे के सारे एक्शंस होते हैं ड्रामा के अंदर, तो ये वही चीज़ है। इसके बाद सेटिंग है, सेटिंग वही द टाइम प्लेस एंड एक्शंस जो सेटिंग की जाती है ना ड्रामा की। तो फिर इसके बाद स्पेक्टिकल व्यू है। स्पेक्टिकल व्यू को तो आप समझते ही हैं कि जिस तरह से ड्रामा के अंदर जो स्टेज की पूरी परफॉर्मेंस बनाई जाती है कि जब ये करेक्टर बात करेगा तो पीछे जो स्टेज की सीनरी है वो ये वाली ओपन हो जाएगी। जब करेक्टर इस जगह पर कोई डेथ सीन आएगा तो फिर स्टेज के जो स्पेक्टिकल व्यू है, जो स्टेज की अपीयरेंस है, उसके पीछे जो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं वो किस तरह से चेंज हो जाएंगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें स्पेक्टिकल व्यू के अंदर आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ ड्रामा, वैसे तो ड्रामा की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे ट्रेजेडी ड्रामा, कॉमेडी ड्रामाज, हिस्टोरिकल ड्रामाज, प्रॉब्लम ड्रामाज, एब्सर्ड थिएटर ड्रामाज, पोएटिक ड्रामाज। तो इस तरह ने ड्रामा की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज के टॉपिक के अंदर हम सिर्फ इसकी जो मेजर टू टाइप्स है ना, ट्रेजिक ड्रामा और कॉमेडी ड्रामा, इसको डिस्कस करेंगे। ट्रेजिक ड्रामा, ट्रेजिक ड्रामा को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेजिडी क्या चीज़ होती है। यानी जब हम ट्रेजिडी को समझेंगे तो फिर ही हमें ये पता चलेगा ना कि ये ट्रेजिडी ड्रामा क्या चीज़ है। ट्रेजिडी के अंदर ना बेसिकली होता ये है कि जो ड्रामा की एंडिंग होती है,
एंडिंग के अलावा यानी कि जो ड्रामा सारे का सारा होता है ना, वो एक अनहैप्पी सिचुएशन के अंदर ही रहता है और एंडिंग भी इसकी सैड ही होती है। और जो हीरो होता है, ड्रामा का मेन कैरेक्टर होता है, वो स्ट्रगल के अंदर ही रहता है और वो स्ट्रगल करता है एनिमीज़ के साथ, यानी आउटसाइड मेन पावर्स हो सकती हैं उनके साथ। जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो ट्रेजिडिक ड्रामा के अंदर स्ट्रगल के अंदर ही रहेगा, वो कोई फ़नी एक्ट नहीं करेगा। और ट्रेजिक ड्रामा में ऑडियंस के अंदर भी इमोशनल फीलिंग्स को ही क्रिएट किया जाएगा। उनको ये नहीं कि ट्रेजेडी ड्रामा हो रहा है लेकिन ऑडियंस हंसी जा रही है और जो करेक्टर्स हैं वो फनी एक्ट कर रहे हैं, नहीं। ट्रेजेडी ड्रामा के अंदर एक सीरियस परफॉर्मेंस की जाती है, क्योंकि ट्रेजेडी की डेफिनेशन ही ये है, द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट सीरियस एंड हैविंग द सर्टेन मैग्नीट्यूड आर सर्टेन नॉलेज। यानी कि एक ऐसा एक्ट जो कि सीरियस परफॉर्मेंस करेगा, यानी सारी की सारी परफॉर्मेंस सीरियस होगी और इसके अलावा एंड के ऊपर जाके एक सर्टेन मैग्नीट्यूड हासिल होगा, एक मॉरल भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारा ड्रामा देख लिया है और एंड के ऊपर कोई थीम ही नहीं मिला, तो ऐसा भी नहीं होगा। ट्रेजिक ड्रामा की कुछ एग्जांपल है, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो का एक बड़ा फेमस वर्क था डॉक्टर फॉस्टस, और एक और वर्क था क्रिस्टोफर मार्लो का द जी ऑफ माल्टा। और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर में ने भी हैमलेट जो ड्रामा लिखा वो भी ट्रेजिक बेस ही था। तो ये ट्रेजिडी ड्रामा की कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपने इनमें से एक ड्रामा को भी पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेजिक ड्रामा बेसिकली होता क्या है। कॉमेडी ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा के अंदर जो एक्टर्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, वो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस स्टेज के ऊपर फनी एक्ट करते हैं, यानी ऐसे एक्ट करते हैं जिससे जो ऑडियंस होती है वो डिलाइट इंटरटेन हो सके। तो ऐसे जो ड्रामाज हैं इन्हें कहते हैं कॉमेडी ड्रामाज। उम्मीद करते हैं कि राइटिंग अबाउट ड्रामा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में राइटिंग अबाउट पोइट्री को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।